हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस बाय आर्यन सर में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 1 और इसमें आज का हमारा टॉपिक जो है वो है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम इस टॉपिक का डेरिवेशन पढ़ेंगे और इस डेरिवेशन पर आधारित एक और दो न्यूमेरिकल लगाएंगे। वो ये न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो बच्चों, आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, आप लोग इसे देखिएगा। और अगर देखने के बाद आप लोग इसका फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो इसका फ्री पीडीएफ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, आप उसे ज्वाइन करके वहां पर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे क्लास की आने वाली जो भी सूचनाएं हैं वो भी आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी, तो आप उसे ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। हमें निकालना क्या है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इसमें बच्चों हम आपको बताएंगे कि बोर्ड पेपर में कॉपी कैसे लिखी जाती है, तो लिखने का तरीका भी हम आपको बताएंगे। तो बहुत ध्यान से वीडियो देखिए कि मैं एक डेरिवेशन को कैसे लिख रहा हूँ, फिर कैसे फिगर बनाता हूँ, फिर उसको डिराइव कैसे करता हूँ। तो इसलिए आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें निकालना क्या है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम पहले मान लेते हैं कि माना कोई बिंदु आवेश है, ठीक है। तो पहले कोई भी फिगर बनाते हैं तो उसका माना लिख लिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना। माना माना कोई बिंदु आवेश, माना कोई बिंदु आवेश, कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू किसी, माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू निर्वात अथवा वायु में, हम मान लेते हैं कहाँ रखा है, निर्वात अथवा वायु में, निर्वात अथवा वायु में, वायु में बिंदु O पर, बिंदु O पर स्थित है। बिंदु O से, बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर, स्मॉल r मीटर की दूरी पर, दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये हमने क्या लिख लिया, माना लिख लिया। अब हम लोग बनाएंगे इसका फिगर। तो देखिए हम फिगर बनाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। हमने क्या माना है कि निर्वात अथवा वायु में कोई बिंदु आवेश क्या है, प्लस क्यू है, ठीक। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं एक बिंदु आवेश है और इस आवेश को हमने क्या नाम दिया है, प्लस क्यू आवेश नाम दिया, ठीक। कोई प्लस क्यू आवेश है और एक किस बिंदु पर आवेश रखा है, O बिंदु पर आवेश रखा है, ठीक। और कहाँ स्थित है, निर्वात अथवा वायु में स्थित है। तो इस बिंदु से क्या कह रहा है, बिंदु पर स्थित है। बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। अब इस बिंदु P से स्मॉल r मीटर की दूरी पर, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से r मीटर की दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु क्या है, P है, ठीक। इसके यहाँ प्लस क्यू आवेश से दूरी कितना है, r मीटर दूरी है, ठीक। तो इसको r लिख देंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है।
इस पर हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत आवेश के कारण अब ये प्लस क्यू आवेश रखा है, इसके कारण ये क्या है, इसका वैद्युत क्षेत्र है और इसके वैद्युत क्षेत्र में ही ये स्थित है बिंदु P। इसके वैद्युत क्षेत्र में ही ये बिंदु P स्थित है। तो इसके लिए हमने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देखिए, तब ये लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए हम करते क्या हैं, इस बिंदु पर हम एक धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। और उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलेगी, इस धन परीक्षण आवेश पर जो बल लगेगा वही बल लगेगा वो इस बिंदु पर क्या बताएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएगा। ठीक है। तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस प्लस क्यू नॉट आवेश पर कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। अब प्रतिकर्षण का बल लगने के कारण ये आवेश जो है इस धन परीक्षण आवेश को क्या करेगा, इधर की ओर धक्का देगा, क्योंकि प्लस प्लस आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, एक समान आवेश है तो इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो ये प्लस क्यू आवेश जो है इस प्लस क्यू आवेश को इधर की ओर धक्का देगा, यानी एक बल F जो है वो इधर की ओर लगेगा। एक बल जो F है वो इधर की ओर लगेगा। अब इस बिंदु पर जो इस आवेश पर जो बल लग रहा है वही क्या बताता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताता है। लेकिन हम लोग इसको निकालते कैसे हैं, पहले यहाँ पर क्या करते हैं, एक कूलाम आवेश मान लेते हैं, रखते नहीं है लेकिन यहाँ पर मान लेते हैं। तो क्यू नॉट पर लगने वाला बल क्या है, F है। तो एक कूलाम पर लगने वाला बल क्या होगा, F/Q नॉट होगा। ठीक है। तो इसी के द्वारा हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत बल से दी जाती है। तो यहाँ पर हम बल निकालते हैं और बल निकालने के लिए हम किसका नियम लगाएंगे, कूलाम का नियम लगाएंगे। तो अब हम डेरिवेशन करते हैं, आप लोग देखिए। पहले लिखेंगे क्या, फिगर इतना बन गया, फिगर आप लोगों को समझ में आया होगा। अब लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल, प्लस क्यू नॉट पर लगने वाला बल तो बल हम किससे निकालते हैं, कूलाम के नियम से। तो F बराबर, कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर Q1 इंटू Q2 बटे R²। ये होता है कूलाम का नियम। ठीक है। अगर आप लोग कूलाम के नियम को नहीं जानते हैं तो इसकी भी वीडियो मैं बना चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट बनी है क्लास 12 फिजिक्स सेशन 2024-25, आप उस प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ पर कूलाम के नियम को देख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, वैद्युत बल निकालेंगे। इस प्लस क्यू आवेश पर जो लग रहा है, प्लस क्यू नॉट आवेश पर जो वैद्युत बल F लग रहा है, इसको हम लोग निकालेंगे। तो F बराबर लिखेंगे, F बराबर K क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पर। तो K इंटू Q1 हमारा कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, जिसे हम स्रोत आवेश कहते हैं। तो यहाँ पर Q रखेंगे, इंटू Q2 क्या है, Q2 हमारा ये धन परीक्षण आवेश है, इसको रखेंगे Q नॉट, और बटे इनके बीच की दूरी कितना है, R। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R²। इसको हम लोग नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, ये हमारा क्या निकल गया, वैद्युत बल निकल गया। अब P बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे वो क्या होती है, यहाँ पर लिखेंगे अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तो P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, लेकिन ये कहाँ स्थित है? निर्वात में स्थित है। तो निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम मान लेते हैं E0। क्या मान लेते हैं? E0 मान लेते हैं। तो E0 बराबर क्या होगा? E0 बराबर हो जाएगा F/Q0। ठीक है, F/Q0। E0 क्या है? निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। E0 क्या है? निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E0 बराबर हो जाएगा F/Q0। F का मान हम यहाँ से रखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से जब F का मान रखेंगे तो देखिए F का मान क्या है? K इंटू Q0 बटे R स्क्वायर और Q0 यहाँ इंटू में है तो Q0 रख लेंगे, और Q0 से Q0 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमें E0 बराबर क्या मिलेगा? E0 बराबर मिलेगा K इंटू Q बाई R स्क्वायर। K इंटू Q बाई R स्क्वायर, ये हमें क्या मिलेगा? फॉर्मूला मिलेगा। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र क्या है? सदिश राशि है, तो इसके ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं? वेक्टर लगा देते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, इसकी दिशा होती है। ठीक, अब दिशा इसकी क्या होगी? दिशा इसकी देखिए, तो यहाँ पर जो वैद्युत बल की दिशा है वही किसकी दिशा होगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक, तो इसकी दिशा भी अगर हम लोग लिखना चाहें तो वेक्टर आर की दिशा होती है, और वेक्टर आर की दिशा को दिखाने के लिए हम लोग कैप आर का इस्तेमाल करते हैं। तो आप यही इतना लिख दीजिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 बराबर क्या हो जाएगा? K इंटू Q बाई R स्क्वायर। ठीक, अब ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ नोट पॉइंट। ठीक है, अब इसके बारे में हम आपको कुछ नोट पॉइंट बताते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला नोट पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एक सदिश राशि है। यहाँ लिखेंगे यह एक सदिश राशि है। यह एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक हम लोग लिख लें, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो हम लोग इसको यहीं पर लिख दें। इसका E बराबर क्या है? K इंटू Q बाई R स्क्वायर। एक इसमें आएगा न्यूटन प्रति कूलाम में आएगा। ठीक है, आप लोग यहीं पर लिख दीजिए, यह एक सदिश राशि है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि इसकी दिशा कहाँ होती है, किधर होती है। तो लिखेंगे इसकी दिशा बल की दिशा होती है। बल की दिशा होती है, की दिशा बल की दिशा होती है। ठीक, अब देखिए इसकी दिशा बल की दिशा होती है। तो यहाँ पर ये जो आवेश रखा है इस पर बल किस दिशा में लग रहा है? इधर की ओर लग रहा है, यानी हम कहेंगे OP की दिशा में लग रहा है। तो यही क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, आप लोगों ने अगर देखा नहीं है तो उसको जाकर देखिए कि प्लस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आवेश से दूर होती है, और माइनस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आवेश की ओर होती है। ठीक है ना, समझ में आया? अगर यहाँ पर माइनस Q चार्ज ले लिया जाएगा तो इस माइनस Q चार्ज के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो इसकी ओर होगी, क्योंकि माइनस Q चार्ज यहाँ रखा जाएगा तो प्लस Q चार्ज उसको क्या करेगा? ये उसकी ओर आकर्षित होगा। तो यहाँ पर इसकी ओर दिखाएंगे और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर की ओर होगी। तो हम यही लिख देंगे कि इसकी दिशा बल की दिशा होती है। जिधर बल लगेगा उधर ही क्या होगी? इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, अब आइए और कुछ नोट पॉइंट के बारे में जानते हैं। दूसरा नोट पॉइंट हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा नोट पॉइंट नंबर 3। ठीक, तीसरा नोट पॉइंट, अभी हम लोगों ने फॉर्मूले में क्या पढ़ा कि E0 बराबर
ई नॉट बराबर के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक, एक चीज़ हम आपको बता दें बच्चों, यहाँ पर जो है ये इसका जो मान होता है के का, यहाँ पर मान लिख लेंगे हम लोग। के का जो मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के का जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितना होती है, 9 गुणे 10 की घात 9। ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये के की वैल्यू होती है। इसको हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, न्यूमेरिकल में यूज होता है। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये जब फार्मूला लगेगा तो वहाँ पर इसका यूज होगा। के का जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और इसकी पूरी वैल्यू कितना होती है, 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब आगे देखते हैं अगला नोट पॉइंट जो है हमारा, इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर अभी हमने फार्मूला पढ़ा ई नॉट बराबर के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। अब के क्या है, कांस्टेंट है। अगर क्यू को भी हम कांस्टेंट मान लें तो हमें यहाँ पर ई नॉट या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम सीधे कहें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो व्युत्क्रमानुपाती होगी किसके, आर स्क्वायर के। ठीक, आर स्क्वायर की क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो यानी अब यहाँ पर इसका संबंध देखिए, व्युत्क्रमानुपाती, इसका मतलब अगर हम आर का मान बढ़ाते हैं, आर का मान बढ़ाते हैं तो ई का मान क्या होता है, घटता है। अगर इसके बीच में एक ग्राफ खींचा जाए, जैसे यहाँ पर अगर एक ग्राफ खींचे हम, ये देखिए यहाँ पर एक हम बना लेते हैं ग्राफ अपना। ग्राफ में इधर हमने ले लिया क्या, एक्स अक्ष ले लिया, और इधर क्या है, वाई अक्ष। दो अक्ष पर हम ग्राफ दिखाएंगे, और इधर एक्स अक्ष पर हम ले लेते हैं आर को, वाई अक्ष पे ले लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई को। ठीक, वाई अक्ष पर किसको ले लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई को, और एक्स अक्ष पर क्या लेते हैं, आर को। अब देखिए यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि अगर आर का मान हम बढ़ाते हैं तो ई का मान क्या होता है, घटता है। ठीक है, अब जब यहाँ पर रहेंगे तो अब देखिए यहाँ से ये मूल बिंदु है आपका, यहाँ पर रहेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऊपर हो रहेगी एकदम, और उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, यानी दूरी, इधर क्या है, दूरी है इधर की ओर, तो जैसे जैसे हम इधर की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, घटता जाएगा। यानी इसका जो ग्राफ होता है पहले तो ऊपर रहता है, लेकिन फिर धीरे 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 ऐसे घटता हुआ ऐसे चला आता है ऐसे। ठीक, तो दूरी बढ़ाने के साथ साथ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, घटती है। ठीक, यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि ई व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, आर स्क्वायर के। यहाँ ध्यान देना है, ऐसा नहीं बोलना है कि ई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर की, क्योंकि अगर आपने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोल दिया और 1/r बोल देंगे तो वो फिर समानुपाती बन जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान देना है कि ई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के। ठीक है ना, यानी दूरी जैसे जैसे बढ़ाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैसे वैसे क्या होगी, घटती जाएगी। ठीक, अगला नोट पॉइंट देखते हैं हम लोग। देखिए अगर मान लीजिए कई आवेश हैं हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास 3-4 आवेश हैं, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं आवेश अपना Q1, इसको मान लेते हैं प्लस Q1, और यहाँ पर रख लेते हैं अपना Q2 आवेश प्लस Q2, और यहाँ पर रख लेते हैं हम माइनस Q2, यहाँ पर रख लें माइनस Q3। ठीक, अब इन आवेशों के कारण, एक आवेश नहीं, अभी तक हमने क्या निकाला, किसी एक बिंदु आवेश के कारण, लेकिन हम बहुत सारे आवेश ले लेते हैं। मान लो कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसमें हम बहुत सारे आवेश ले लिए, तो इसके कारण किसी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, हम मान लेते हैं वो बिंदु यहाँ पर है।
एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या निकालना है, इन सभी आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालने के लिए प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु पर अगर तीव्रता निकालेंगे तो इस बिंदु की दूरी हम मान लेते हैं यहाँ से क्या है, R1 है। इसकी दूरी को हम क्या मान लेते हैं, R1 है। तो इसके प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी प्लस आवेश से दूर होगी, तो यानी इधर की ओर होगी। तो हम मान लेते हैं ये क्या हुआ है, E1 है हमारा। ठीक, ये क्या है, E1 है। अब यहाँ दूसरा देखिए Q2 आवेश, इसके इस बिंदु से दूरी हम मान लेते हैं क्या है, R2 है। इसकी दूरी हम क्या मान लेते हैं, R2 है। अब ये भी प्लस Q आवेश है, तो प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो इस बिंदु पर होगी इस आवेश से दूर की ओर होगी, तो हम इधर की ओर लगा देते हैं। ठीक, ये हो जाएगा हमारा E2। समझ में आया बच्चों आप लोगों को, इसको नाम देते हैं हम E2। ठीक, और तीसरा जो आवेश है इसको हम यहाँ नहीं, यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। मान लो ये हमारा आवेश है यहाँ पर Q3। ठीक, Q3 आवेश हम यहाँ पर रख देते हैं। अब देखिए इस आवेश से इस आवेश की जो दूरी है इसको हम मान लेते हैं क्या, R3। इसको हम क्या मान लेते हैं, R3 मान लेते हैं। और लेकिन ये जो आवेश है ये क्या है, माइनस में है। इसको हम ये दिखाते हैं कि ये क्या है, माइनस में है। तो माइनस Q आवेश के कारण इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो माइनस की ओर होगी, तो इसको हम माइनस की ओर दिखा देते हैं। इसका नाम देते हैं हम वेक्टर E3। ठीक, अब इस P बिंदु पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितना होगी, तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोला जाए तो E नेट जो होगा यानी E कुल जो होगा वो कितना होगा, इन सभी आवेशों की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं यानी E1, E2 और E3 इन सभी के सदिश योग के बराबर होगी। यानी पहले आवेश के कारण क्या है, वेक्टर E1, दूसरे आवेश के कारण क्या है, वेक्टर E2, तीसरे आवेश के कारण क्या है, वेक्टर E3। इन सभी को हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। और भी रहेंगे तो इनको हम ऐसे आगे प्लस करते चले जाएंगे। तो इस बिंदु पर जो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी सभी आवेशों के योग के बराबर होगी। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को, ये है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक, अब देखिए अगला नोट पॉइंट हम लोग लिखते हैं। तो अगला नोट पॉइंट क्या है, जैसे मान लीजिए अभी ये डेरिवेशन हमने आपको कैसे कराया कि आवेश जो है वो कहाँ रखा है, निर्वात में। अगर हम मान लें कि आवेश किसी माध्यम में स्थित है, यदि यहाँ पर लिख लेते हैं, माना आवेश किसी माध्यम में रखा है, किसी माध्यम में रखा है, किसी माध्यम में रखा है, और जिस माध्यम में रखा है उसका कुछ न कुछ परावैद्युतांक होगा। ठीक, तो माना आवेश किसी माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक दिया है आपको, जिसका परावैद्युतांक K है। ठीक, K मान लें, परावैद्युतांक को हम K से दिखाते हैं या एप्सिलॉन R से भी दिखाते हैं, एप्सिलॉन R से। ठीक, तो आप लोग K से मानिए, तो K है जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। देखिए यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फार्मूले में भी हमने K यूज किया था, लेकिन ये K क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है यहाँ पर। और जब परावैद्युतांक आपको किसी क्वेश्चन में दिया होगा तो उसको वहाँ पर भी हम K मानेंगे, लेकिन K मान लीजिए या हम इसको K को बराबर कर देते हैं किसके, एप्सिलॉन R के बराबर कर देते हैं। ठीक है, चाहे आप एप्सिलॉन R मान लीजिए चाहे K मान लीजिए। तो इस माध्यम में अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हम क्या करेंगे, देखिए, तो अगर किसी माध्यम में आवेश रखा है उसका परावैद्युतांक रखना है तो उस माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
देखिए यहाँ पर माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ई मीडियम, ठीक, बराबर क्या होगी, निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है, ई नॉट है। वेक्टर लगा सकते हैं ऊपर, ठीक है, नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना हम जानते हैं कि ये सदिश राशि है बस। तो माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होगा, निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बटे इसका परावैद्युतांक यानी एप्सिलॉन आर, ठीक, चाहे एप्सिलॉन आर लिखिए या के रखिए, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो अगर मान लीजिए माध्यम में निकालना है तो पहले हमें पता होना चाहिए कि निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो निर्वात में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी उसको हम उसके परावैद्युतांक से भाग दे देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, जहाँ ई एम क्या है, ई एम, इसका मतलब हुआ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर, मीडियम में, एम फॉर मीडियम यानी माध्यम में। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ई नॉट क्या है, ई नॉट जो है इन निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहाँ पर एप्सिलॉन आर लिखिए या के लिखिए, ये दोनों क्या है, परावैद्युतांक है। एप्सिलॉन आर क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है बच्चों, अब अगर मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल जैसे आता है, आपको माध्यम का परावैद्युतांक दिया है और माध्यम में, जिस माध्यम का परावैद्युतांक दिया है उसी माध्यम में आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, तो जो भी आंकड़े दिए गए हैं उससे हम क्या करेंगे, निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे ई नॉट, और उसके बाद फिर माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर ई नॉट बटे उस माध्यम का परावैद्युतांक रखकर इसको इससे भाग दे देंगे, आपका क्या आ जाएगा, माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। ठीक है ना, समझ में आया? अगर समझ में आया है आप लोगों को तो आप लोग लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। अब बढ़ते हैं अपने इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल की ओर। ये ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा पहला जो न्यूमेरिकल है वो क्या है, हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। ठीक है, अब कोई हीलियम का नाभिक है, ठीक, यहाँ पर हम फिगर बना लेते हैं, ये हम मान लेते हैं क्या है, हीलियम का नाभिक है, ठीक, हीलियम का नाभिक है, उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, इससे जो है 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, तो ये जो दूरी है इसको हम क्या मान लेते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम है। तो 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। यहाँ पर हमें क्या बताना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे हम मान लेते हैं ये P बिंदु है, ठीक। अब हीलियम का जो नाभिक है उस पर कितना आवेश होगा यहाँ पर हमें देखना है, ठीक है, क्योंकि हमें मतलब किससे है, आवेश से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे कितना आवेश है, तो हीलियम के नाभिक पर कितना आवेश होता है यहाँ पर लिखेंगे, हीलियम के नाभिक पर आवेश, हीलियम के नाभिक पर आवेश, आवेश कितना होता है, हीलियम के नाभिक पर उतना ही आवेश होता है जितना एक अल्फा कण पर आवेश होता है। तो हीलियम के नाभिक पर आवेश बराबर अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश।
अब हम लोग जानते हैं एक अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, तो अल्फा कण पर आवेश होता है 2 प्रोटॉनिक आवेश होता है, तो 2 गुणे प्रोटॉन का आवेश। अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, 2 प्रोटॉन का आवेश। ठीक, क्योंकि नाभिक की बात कर रहा है तो नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और न्यूट्रॉन क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित होता है। तो इसलिए हीलियम के नाभिक पर कितना होगा, धन आवेश का चार्ज होगा 2 गुणे एक प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम का धनावेश होता है। तो ये पूरा धन आवेश होगा कितना, 3.2, इसको गुणा करा लेंगे, 16 दूना 32, 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलाम का आवेश होगा। ठीक है ना, समझ में आया बच्चों आप लोगों को। अब देखिए ये हो गया हमारा आवेश, इसको हम हीलियम के नाभिक पर आवेश जो है ये हमें Q का मान मिल गया। तो यहाँ पर Q बराबर कितना हो गया, 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। और क्या दिया गया है, R दिया गया है। R बराबर कितना दिया गया है, 1 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर R बराबर लिखेंगे 1 एंगस्ट्रॉम। इसको हम लोग क्या करते हैं, मीटर में बदल लेते हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10 की घात -10 मीटर होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 10 की घात -10 मीटर। ये हमें मीटर में दूरी मिल गई। अब हम वैद्युत क्षेत्र की दीप्तता किस पर निकालेंगे, P बिंदु पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः P बिंदु पर, अतः P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या होगा, EP बराबर, यानी P बिंदु पर निकालना है, तो EP बराबर क्या होगा, K × Q/r²। ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे मान रख देंगे सब। तो EP बराबर क्या होगा, K का मान अभी हमने बताया कितना होता है, 9 गुणे 10 की घात 9। ठीक, K का मान होता है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए Q का मान कितना है, यहाँ पर रख देंगे 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ठीक, और बटे R², इनके बीच की जो दूरी है उसका स्क्वायर आप लोग कर लीजिए। तो 10 की घात -10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए EP बराबर हो जाएगा, 9 से इसका गुणा करा देते हैं। तो 9 दूनी 18 और 9 3 27, 28 और एक अंक बाद क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। और 19 में से 9 गया कितना हो जाएगा, 10 की घात -10। ठीक, 19 बड़ा है तो यहाँ पर -10 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10 दूना कितना हो गया, -20, ऊपर जाएगा 10 की घात +20 हो जाएगा। ठीक, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर जब हम निकालेंगे तो EP बराबर आएगा 28.8 गुणे 10 की घात 20 में से 10 जाएगा, 10 बचेगा। ठीक, या आप लोग इसको लिख सकते हैं EP बराबर, एक अंक दशमलव इधर जाएंगे तो 2.88 गुणे 10 की, एक अंक दशमलव कैसे गए हैं, दाएं से बाएं, तो दाएं से बाएं जाते हैं तो एक प्लस हो जाता है। तो 10 की घात क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। प्लस इसका मात्रक लिख लीजिए, क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, अगर दोबारा समझना चाहते हैं तो वीडियो को बैक करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक, न्यूटन प्रति कूलाम, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगर न्यूमेरिकल समझ में आया है आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करें। अगला जो न्यूमेरिकल है देखिए, कह रहा है 2 बिंदु आवेश QA बराबर 3 माइक्रोकूलाम तथा QB बराबर -3 माइक्रोकूलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तो ये हमें दिया गया है, QA बराबर दिया गया है, QB बराबर दिया गया है और 20 सेंटीमीटर। तो इसके आधार पर हम क्या बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये है आवेश, हम मान लेते हैं QA। ये जो आवेश है इसको हम क्या मान लेते हैं, QA। और
दूसरा जो आवेश है QB, यहाँ पर हम रख लेते हैं दूसरा आवेश अपना QB। ठीक, और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ इसको दिखा देते हैं। इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना है। अब देखिए यहाँ पर दोनों आवेशों को मिलाने वाली ये जो रेखा है, इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र हमें निकालना है। ठीक, तो पहले यहाँ जो आंकड़ा दिया गया है इसको लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, QA पर यहाँ पर लिखते हैं ताकि जगह हमारे पास पर्याप्त रहे। तो QA बराबर क्या दिया है, +3 माइक्रोकूलम। ठीक, अभी माइक्रोकूलम में है, इसको हम लोग कूलम में बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा +3 गुणे 1 माइक्रोकूलम बराबर 10⁻⁻6 कूलम। ठीक, तो ये इतना हो जाएगा। अब QB बराबर लिख लेते हैं इसे। QB ये हमें कितना दिया गया है, -3 माइक्रोकूलम। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे -3 गुणे 10⁻⁻6 कूलम। यानी यहाँ पर 3 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है प्लस आवेश। ठीक, और यहाँ पर -3 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। ठीक, यानी माइनस में रखा है। अब इनके बीच की जो दूरी है R भी लिख लेंगे। R बराबर कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 20 गुणे 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें निकालना क्या है, पहला सवाल। यहाँ पर हम लोग लगाते हैं पहला सवाल। पहले सवाल में हमें क्या निकालना है कि दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना है। तो हमें यहाँ मध्य बिंदु पर निकालना है। हम मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु यहाँ पर है, इसको हम मान लेते हैं बिंदु O मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं +Q आवेश के कारण। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे +Q आवेश क्या है, QA है। तो QA के कारण O बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, QA के कारण, तो +Q आवेश के कारण जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, इस आवेश से दूर होगी। यही कॉन्सेप्ट हमें हर एक न्यूमेरिकल में लगाना है। आप लोग ध्यान रखें, प्लस आवेश के कारण किसी बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो तीव्रता जो होगी वो उस आवेश से दूर होगी। हम मान लेते हैं इधर की ओर है E1। +Q आवेश के कारण जो तीव्रता है क्या है, E1 है। अब तो E1 जो है, E1 बराबर क्या होगा, E1। ठीक, वेक्टर लगा देंगे K × Q/R। ठीक, अब QA के कारण है तो यहाँ पर क्या रहेगा, QA रहेगा। ठीक, अब इसका मान रखते हैं। तो K का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, 9 × 10⁻9। ठीक, और QA का मान कितना है, 3 × 10⁻⁻6। 3 × 10⁻⁻6 और यहाँ पर R² है, नीचे क्या हो जाएगा, R का मान रखेंगे। R का मान क्या है, 20 × 10⁻⁻2। तो 20 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए E1 बराबर हमें मिलेगा 9 × 27 गुणे, यहाँ पर देखिए 9 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 10⁻⁻+3।
ठीक, एक चीज़ यहाँ पर है बच्चों, वेरी सॉरी, आप लोग देखिए हमें कहाँ निकालना है, मध्य बिंदु पर निकालना है। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बी के मध्य बिंदु ओ पर वैद्युत छेद कितना होगा। तो मध्य बिंदु पर जब निकालेंगे तो यहाँ से इस बिंदु की दूरी जो होगी वो आधी हो जाएगी। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और यहाँ भी इधर भी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, वेरी सॉरी बच्चों, इसको आप लोग देखिए। जब ये 20 सेंटीमीटर है, पूरी दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो लेकिन हमें मध्य बिंदु पर निकालना है, तो 10 इधर हो गया, 10 इधर हो गया। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, 10 सेंटीमीटर रखेंगे और मीटर में हमने बदल लिया, यहाँ पर 10 कर देंगे बस। बस ये इतना चेंज करना है। ठीक है, अब देखिए 9 त्रिक 27, 9 में से 6 गया, कितना हो गया, 3 हो गया। और नीचे कितना होगा, देखिए 10 का 2 बार गुणा करेंगे कितना होगा, 100 होगा। और गुणे 2 दूना 4, 10 की घात -4। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो E1 बराबर जो हमें मिलेगा कितना हो जाएगा, 27 गुणे 10 की घात 3 और 4 में से 2 गया -2 और ऊपर चला जाएगा तो +2 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा आपका E1 बराबर 27 गुणे 10 की घात 5, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.7 गुणे 10 की घात 6। ठीक, देखिए एक अंक इधर गए हैं तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये न्यूटन प्रति कूलाम आ गया। ठीक, अब ऐसे निकाल लेते हैं किसके कारण, QB के कारण, इस माइनस चार्ज के कारण। यहाँ पर देखिए, अब इस माइनस चार्ज के कारण इस बिंदु पर जो वैद्युत छेद की तीव्रता होगी वो क्या होती है, माइनस आवेश की ओर होती है। तो यहाँ पर इसकी तीव्रता को दिखा देते हैं, इधर होगी, इधर की ओर क्या होगी, ये हो जाएगा आपका E2। ठीक, प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस आवेश से दूर और माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस आवेश की ओर वैद्युत छेद की तीव्रता होगी। तो यहाँ पर दूसरा लगाते हैं हम लोग, देखिए QB के कारण, किसके कारण निकाल रहे हैं, QB के कारण। ठीक, किस पर, ओ बिंदु पर वैद्युत छेद की तीव्रता। तो इसको हम लोग लिखेंगे E2, हम मान लेते हैं क्या है, E2। तो E2 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए K इंटू QB बटे R²। ठीक, मान रख देंगे तो मान कितना हो जाएगा, E2 बराबर K का मान 9 गुणे 10 की घात 9 और QB का मान कितना है, आवेश रखेंगे केवल कितना, 3 गुणे 10 की घात 6, तो 3 गुणे 10 की घात -6 और नीचे R²। दूरी कितना है, इस आवेश से इस बिंदु की दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणे 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब E2 जब निकालेंगे तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ आया था, यहाँ पर भी वही चीज़ है। तो जो इसको सॉल्व करने पे आया है वही इसको सॉल्व करने पे आएगा। कितना आएगा, 2.7 गुणे 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है ना, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए, अब QA के कारण हो गया और QB के कारण हो गया। अब यहाँ पर परिणामी वैद्युत छेद की तीव्रता या नेट वैद्युत छेद की तीव्रता निकालते हैं। अब हम लोग निकालते हैं कुल वैद्युत छेद की तीव्रता। तो E नेट यानी E कुल कितना होगा, अभी हमने बताया था कि एक से अधिक अगर आवेश है तो सबको सदिश योग कर लिया जाता है। तो E1 प्लस E2। ठीक, तो यहाँ पर ये कितना है, E1 कितना है, 2.7 गुणे 10 की घात -+6 और प्लस E2 कितना है, E2 भी इतना है 2.7 गुणे 10 की घात 6। अब प्लस प्लस जुड़ जाएगा दोनों, कितना हो जाएगा 5.4 × 10⁻⁶
न्यूटन प्रति कूलम। ये हो जाएगा हमारा पहला आंसर। ई नेट जो होगा वो कितना होगा, ई नेट ये हो जाएगा हमारा 5.4 गुणे 10 की घात माइनस 6 न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारा पहला आंसर हो गया। ठीक, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमारा पहला आंसर हो गया। ठीक, अब हम इसका करते हैं पार्ट 2। ठीक, पार्ट 2 करते हैं। यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं। ठीक, अब इसका पार्ट 2 हम यहाँ पर करते हैं। ठीक, इसमें भी 2 पार्ट था, इसको हम पहला पार्ट का ए पार्ट दे देते हैं और इसको बी पार्ट दे देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम करेंगे दूसरा पार्ट अपना। दूसरे पार्ट का क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या कह रहा है कि यदि 1.5 गुणे 10 की घात माइनस 9 कूलम परिमाण के किसी ऋणात्मक परीक्षण आवेश को इस बिंदु पर रखा जाए। अब यहाँ पर ऋणात्मक, अभी तक क्या था, धनात्मक परीक्षण आवेश था, लेकिन अब क्या है, ऋणात्मक परीक्षण आवेश। कितना रखा जाए, इतने परिमाण का 1.5 गुणे 10 की घात माइनस 9। तो हमें दिया क्या है, अब इसको लिखेंगे। अब क्यू नॉट बराबर दे रहा है, क्यू नॉट बराबर माइनस ऋणात्मक परीक्षण आवेश। तो इसको इसका परिमाण जो है माइनस में लेंगे, माइनस 1.5 गुणे 10 की घात माइनस 9 कूलम का परीक्षण आवेश रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। हमें क्या निकालना है, बल निकालना है कि अगर यहाँ पर एक ऋणात्मक परीक्षण आवेश लेंगे तो इस पर कितना बल लगेगा। ठीक है, तो अतः बल ये हो गया क्यू नॉट बराबर माइनस 1.5 गुणे 10 की घात माइनस 9 कूलम। अतः बल क्या निकालेंगे, बल, अतः बल एफ किस बिंदु पर निकालना है, ओ बिंदु पर। तो एफ बराबर क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था ई बराबर होता है एफ अपान क्यू। तो एफ बराबर क्या होगा, वेक्टर ई इंटू क्यू नॉट। ठीक, धन परीक्षण आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एफ ओ बराबर, ये एफ ओ है, एफ ओ बराबर ई का मान कितना आया है, ये देखिए कितना 5.4 गुणे 10 की घात 6 कितना आया है, 5.4 गुणे 10 की घात 6 इंटू क्यू नॉट। इस पर जो, इसी पर विद्युत क्षेत्र कितना आया है, 5.4 गुणे 10 की घात 6, इसको हमने रख दिया। और इसी पर आवेश कितना रखा है, ये रखा है माइनस 1.5 गुणे 10 की घात माइनस 9। ठीक, अब इसको हम लोग गुणा करा लेते हैं। एफ नॉट बराबर गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, पहली बात तो माइनस आएगा, 15 चौको 60, 15 पच 75, 6 81, ये आएगा 8.1 और 9 में से 6 जाएगा गुणे 10 की घात माइनस 3। इसकी दिशा क्या होगी, किसकी ओर, ओ बी की ओर। ठीक है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर माइनस, अच्छा ओ बी की ओर नहीं होगी, ये माइनस आवेश है और यहाँ पर भी क्या रखा जाएगा, माइनस आवेश। तो इसकी दिशा क्या होगी, ओ ए की ओर, इधर की ओर। ठीक, तो इसकी दिशा होगी ओ से ए की ओर। दिशा लिख लेंगे, ओ से ए की ओर। ठीक, अगर ये दिशा हमें विपरीत करनी है, मान लीजिए हमें ओ से बी की ओर दिखाना है, तो ओ से बी की ओर के लिए दिशा क्या हो जाएगी, एफ ओ बराबर, दिशा बदल रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 8.1 गुणे 10 की घात माइनस 3। ठीक, न्यूटन बल है तो यहाँ पर मात्रक क्या आ जाएगा, न्यूटन। इसकी दिशा क्या होगी, ओ से बी की ओर, ओ से बी की ओर। ठीक, इसको आप लोग आंसर लिख दीजिए, ये हो गया आंसर।
ठीक, आशा करते हैं कि आप लोगों को न्यूमेरिकल समझ में आया है। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर इसका फ्री PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे जाके आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसका फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों, मिलते हैं ऐसे ही एक और नई वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।